इसमें प्राचीन भारत के जितने भी प्रश्न अब तक बने हैं और बन सकते हैं सभी प्रश्नों को लिया गया है और अंत तक पूरी वीडियो देखिएगा। ऐसे मैं हर टॉपिक का वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो अंत तक पूरी वीडियो देखना है और अंत में कमेंट करना है कि क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम देखते हैं। हम लोग प्राचीन भारत पाषाण काल व सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करेंगे और जितने भी प्राचीन भारत के प्रश्न पूछे गए हैं टॉपिक वाइज हर प्रश्न को हम कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? पहला का आंसर आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाषाण संस्कृतियों को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, मानव सभ्यता का विकास, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? आपको दो का आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिकार अवस्था। इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? शिकार अवस्था। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? तीन का आंसर आपको पता होगा कि प्रागैतिहासिक काल में जो हथियार बनाए जाते थे वो पत्थर के बनाए जाते थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। लेकिन अगर पूछा जाता सबसे पहले किस धातु की खोज की गई तो वह तांबा हो जाता। अगला प्रश्न आपके सामने, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो चार का जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, कुत्ता। अगला प्रश्न, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? तो आग का प्रयोग जो किया वह कब किया गया? वह किया गया आपका पाँच का आंसर बता देना है, नव पाषाण काल में। कब? नव पाषाण काल में। अगला प्रश्न, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? छः का आंसर आपको बताना है, तो कृषि कार्य भी नवपाषाण युग से प्रारंभ हुआ। आग की खोज भी नवपाषाण युग से ही प्रारंभ हुई, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा जो सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया गया मैंने बताया कि वह हो जाएगा तांबा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? आठ का आंसर बताना है, तो वह हो जाएगा जौ, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो नौ का आंसर आपको बताना है, वह हो जाएगा कोल्डिवा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? 10 का आंसर आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्य काल की, कांस्य काल की। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? 11 का आंसर आपको बताना है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? तो 1921 ईस्वी में हुई, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। 12 का आंसर आपको बताना है, तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है? 13 का आंसर आपको बताना है, तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी द्वारा की गई, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? 14 का आंसर आपको बताना है, तो यह हो जाएगा मोहनजोदड़ो, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 15 का आंसर बताना है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, ये भी बिल्कुल सही है, और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, ये भी बिल्कुल सही है। लोथल सतलज दिया गया, ये गलत है, लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है, ये गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? 16 का आंसर आपको बताना है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
लोथल से। लोथल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? 17 का आंसर आपको बताना है। किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा का प्रयोग नहीं करते थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई? तो 18 का आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न आपका, वैदिक सभ्यता से आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ पर बसे? आपको 19 का आंसर बताना है। तो सप्त सिंधु प्रदेश में, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। अगला प्रश्न, ऋग वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? ऋग वैदिक काल का 20 का आंसर आपको बताना है। तो ऋग वैदिक काल का इंद्र भगवान, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? 21 का आंसर आपको बताना है। तो वह हो जाएगा सरस्वती, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? 22 का आंसर आपको बताना है। तो ऋग वैदिक लोग जो प्रकृति की पूजा करते थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? 23 का आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शूद्र का। आज 10वें मंडल में जो उल्लेख मिलता है पहली बार, वो शूद्र का मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में है? 24 का आंसर बताना है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है, और ऋग्वेद के रचनाकार कौन हैं? विश्वामित्र। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? 25 का आंसर आपको बताना है। तो ऋग्वैदिक आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, और संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद जो है वह ऋग्वेद है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई? तो वह है ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। अगला प्रश्न आपके सामने, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? 28 का आंसर आपको बताना है। तो उस समय विनिमय के माध्यम से गाय का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? 29 का आंसर आपको बताना है। क्या हो जाएगा? तो सबसे प्राचीन जो संस्था थी 29 का, वह आंसर आपका हो जाएगा परिषद। क्या? परिषद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नदियों के प्राचीन नाम आपको बताना है और आधुनिक नाम। इसमें 30 का आंसर कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बितस्ता झेलम नदी को कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। बिपाशा ब्यास नदी को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और परुसड़ी जो है ये रावी नदी को कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। कुंभा सुवास्तु ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था? 31 का आंसर आपको बताना है। तो यह हो जाएगा प्रजापति। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो देवता था वह कौन था? प्रजापति। और ऋग्वैदिक का मैंने बताया कौन था आपको? इंद्र। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? आपको 32 का आंसर बताना है। किस धातु की खोज की? 32 का आंसर। तो उत्तर वैदिक काल के लोगों ने लोहा धातु की खोज की, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडको उपनिषद से। अगला प्रश्न आपके सामने,
जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो 34 का आंसर आपको बताना है। तो यह हो जाएगा महावीर। अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म के पहले गुरु कौन थे, तो वो थे ऋषभ देव या पहले संस्थापक। और पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें थे और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। लेकिन वास्तविक संस्थापक हम महावीर स्वामी को ही मानते हैं। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो अभी आपने पढ़ा महावीर स्वामी। अगला प्रश्न पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? आपको बताना है 36 का आंसर क्या होगा? तो यह हो जाएगा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य 5वां व्रत पार्श्वनाथ ने जो 4 जोड़ा था, इसमें महावीर ने एक 5वां व्रत जोड़ दिया जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में त्रिरत्न हैं कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, जो कि ये तीनों हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? 38 का आंसर आपको बताना है। तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था वैशाली बिहार में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? 39 का आंसर आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जैन धर्म का। स्यादवाद जो है जैन धर्म के मूल आधार है, जो कि ऑप्शन ए में है। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई? आपको 40 का आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र इसका करेक्ट आंसर होगा। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? 41 का आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृत, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह हुआ था मेरे भाई लुम्बिनी में। और मैं एक आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, वो याद कर लेना। गौतम जन्मे लुम्बिनी, ये आपको याद रख लेना। गौतम जन्मे लुम्बिनी और बोध गया में ज्ञान, ठीक। और सारनाथ में सीख दी कुशीनगर में जानिए। अगर आप ट्रिक याद रखेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी, कुशीनगर में जान। अगर आपसे पूछा जाए जन्म कहाँ पे हुआ तो लुम्बिनी बताएंगे, और बोध गया में ज्ञान मतलब ज्ञान कहाँ पे प्राप्त किया तो बोध गया में। यहाँ पे बोध गया में ज्ञान, और सारनाथ में सीख दी। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया तो सारनाथ में सीख दी, सारनाथ में उपदेश दिया। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। तो एक आपको कविता याद करने से 4 या 5 प्रश्न याद हो सकते हैं। याद कर लेना, गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, और सारनाथ में सीख दी, कुशीनगर में जान। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध का गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? अब देखिए, जो गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और उनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और उनके जो उपदेश को अगर कहा जाए तो उनको धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? तो उनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो बोध गया में। कहाँ पे? 44 का आंसर आपको बताना है। बोध गया में उस जगह का नाम है उर्वेला, निरंजना नदी के तट पर। कहाँ पे? निरंजना नदी के तट पर। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो मैंने बताया गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, और सारनाथ में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म, संघ, ये तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? 47 का आंसर आपको बताना किस भाषा में दिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में अपने उपदेश को दिए। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। 49 का आंसर बताना है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 49 का आंसर आपको बताना है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आप देखिए, गंधार, तक्षशिला बिल्कुल सही है, अंग, चंपा ये भी सही है, मगध, गिरिव्रज तो बिल्कुल सही है, लेकिन कौशल दिया गया है। कौशल कौन सा दिया गया है? मथुरा, जो कि ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वो सुमेलित नहीं है। 50 का आंसर आपको बताना है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? 50 का आंसर तो वह हो जाएगा अजात शत्रु। अजात शत्रु। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना उदयन ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बिंबिसार। अगला प्रश्न, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? 53 का आंसर आपको बताना है, तो यह हो जाएगा शिशुनाग को। अवंती और मगध साम्राज्य जो मिलाया गया है वह शिशुनाग के द्वारा। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो 54 का आंसर हो जाएगा राजगृह। 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों, कालाशोक की राजधानी वैशाली थी, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। करेक्ट आंसर वैशाली होगा, और उसने फिर वैशाली से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र कर दिया था। तो सबसे पहले जो थी वैशाली थी। अगर आपसे पूछा जा रहा है स्थानांतरित करके कहाँ किया गया, तो आप पाटलिपुत्र बताएं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, यूपी SSSC पेट या यूपी पुलिस या कोई अन्य तैयारी, तो इसमें जितने भी अब तक प्रश्न पूछे गए हैं उसे एक सार संग्रह के रूप में वन लाइनर में टॉपिक वाइज रखा गया है, जिसमें इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, संविधान, भूगोल, स्टैटिक, जीके सभी को रखा गया है। ये लगभग 288 पेज का और कलरफुल बुक तैयार किया गया है। इसे ई बुक के रूप में अभी दिया जा रहा है, और इसका मात्र अभी कॉस्ट प्राइस 39 रुपये ऑफर में है। मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू भी दिखा देता हूँ। इस किताब को अगर आपके पास 39 रुपये है तो आप इसे पे करके इस ई बुक को आप परचेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसको कैसे की पॉइंट एक एक देख के इसको लिखा गया है, और अगर आप 39 रुपये पे करके इस ई बुक को पढ़ लेते हैं तो आपके अंदर का जीके का डर खत्म हो जाएगा, जो कि वन लाइनर के रूप में बिल्कुल एक एक पॉइंट को संग्रहित किया गया है, और इसमें पूरा टॉपिक वाइज रखा गया है। पूरी अगर आप बुक को देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होने वाला है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इस ई बुक को आप UPI ID दिया गया है पूजा BCIT 05@OKSBI पे, इस पे 39 रुपये पे करके आप इस ई बुक को, इस पे स्क्रीनशॉट आपको सेंड करना है। यहाँ पे आपको ई बुक सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कैसे क्या करना है तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना है 8948667652। इस नंबर पे मैसेज करना है, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस शासक को सर्व छत्रांतक मतलब क्षत्रियों को नाश करने वाला कहा गया? तो वह हो जाएगा महापद्मानंद। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? 56 का आंसर आपको बताना है, तो वह था घनानंद, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 57 का आंसर, सिकंदर कहाँ का शासक था? 57 का आंसर बताना है, तो वह था मकदूनिया, जो कि ऑप्शन
बी में दिया गया है। सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? 58 का आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह हो जाएगा बितस्ता या झेलम का युद्ध। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचान की? 59 का आंसर आपको बताना है। तो हो जाएगा विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? 60 का आंसर आपको बताना है, सभी को पता है, चाणक्य। अगला प्रश्न आपके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? 61 का आंसर आपको बताना है। तो वह हो जाएगा घनानंद। यहाँ पे दोस्त घनानंद है, वास्तविक नाम उसका घनानंद था। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? मेगस्थनीज आपको पता होगा। 62 का आंसर जो है वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो कौटिल्य की जो विश्व प्रसिद्ध है वह है अर्थशास्त्र, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 64 का आंसर, इंडिका किसकी रचना थी? तो इंडिका थी मेगस्थनीज की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 65 का आंसर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया, कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले श्रवण बेलगोला में प्राण त्याग दिए, ये भी सही दिया गया है। तो इनमें से कोई भी नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यूनानियों ने, अगला प्रश्न है, यूनानियों किसे अमित्रोचेटस कहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंदुसार को। अगला प्रश्न है, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 67 का आंसर आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा मेरे भाई वो हो जाएगा 261 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो वह करेक्ट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? 69 का आंसर आपको बताना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13वें शिलालेख में। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध, शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? 70 का आंसर जो हो जाएगा मास्की, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं ग्रीक और अरामेइक में प्राप्त हुआ है? इसका आंसर प्राप्त होता है, 71 का आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो वह हो जाएगा सरेकुना। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? 72 का आंसर आपको बताना है। तो यह हो जाएगा अशोक ने। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? 73 का आंसर आपको बताना है। तो मेगस्थनीज ने भारत के समाज को 7 भागों में विभाजित किया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? 74 का आंसर आपको बताना है। तो यह हो जाएगा अशोक ने। किसने? अशोक ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 75 का आंसर आपको बताना है। तो अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, ये सही है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये भी बिल्कुल सही है। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलो वादसुत नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो इसका उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। 76 का आंसर आपको बताना है। मौर्य काल में बिष्ट किसे कहा जाता था? 76 का आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निःशुल्क श्रम, मतलब जो बिना पैसे के काम करते थे, मेहनत करते थे, उन्हें बिष्ट कहा जाता था। 76 का आंसर ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? 77 का आंसर आपको बताना है। तो यह हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने।
अगला प्रश्न 78 नंबर आपको बताना है, प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये थे पुष्पमित्र शुंग, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? 79 का आंसर आपको बताना है। तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्पमित्र शुंग ही था। भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 80 का सातवाहन वंश, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। किसमें? सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने इसका उत्तर देना है, शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? 81 का आंसर क्या होगा? तो वह हो जाएगा सातवाहन, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे? 82 का आंसर बताना है। तो इंडो ग्रीक। अगला प्रश्न, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? 83 का आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा गोंदो फार्निस, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक 84 का आंसर आपको बता देना है, श्रीगुप्त था। अगला प्रश्न आपके सामने, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजधिराज की उपाधि धारण की? 85 का आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? 86 का आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त को। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? 87 का आंसर बताना है। तो इस समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? 88 का आंसर आपको बताना है। तो समुद्रगुप्त से। चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल में भारत आया? 89 का आंसर आपको बताना है। तो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? 90 का आंसर आपको बताना है क्या होगा। चांदी के सिक्के जारी किए थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? 91 का आंसर आपको बताना है। तो ये भी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मेहरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है, बिल्कुल सही है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, ये भी बिल्कुल सत्य है। भारत पर हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? 93 का आंसर आपको बताना है। तो यह हो जाएगा दिनार, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? 94 का आंसर आपको बताना है। तो ये हुआ था गुप्त काल में। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है, आपको 95 का आंसर बताना है कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? 96 का आंसर आपको बताना है। तो ये भी गुप्त काल में चलाए गए। हर्षवर्धन की राजधानी थी, 97 का आंसर आपको बताना है। तो हर्षवर्धन की राजधानी जो थी वह कहाँ पे थी? कन्नौज, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। थानेश्वर से उन्होंने अपनी राजधानी, पहले उनकी राजधानी थानेश्वर थी और थानेश्वर से फिर उन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित करके कन्नौज कर दिया था। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? 99 का आंसर आपको बताना है। तो यह हो जाएगा हरिसेन
ने। अगला प्रश्न आपके सामने, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? 100 को आंसर आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता? 101 का आंसर आपको बताना है, तो यह हो जाएगा प्रतिहार ने। तो कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंत में प्रतिहारों ने जीता। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? 103 का आंसर आपको बताना है, तो यह हो जाएगा चोलों की विशेषता। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। मध्यकालीन भारत आपके सामने है, इसमें आपको बताना है कि 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? आपको बताना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 104 का जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 बार। और मोहम्मद गजनवी का सबसे बड़ा जो आक्रमण था वो कौन सा था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? आपके सामने भी ये प्रश्न आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमनाथ पर आक्रमण। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबर्नी ने किस ग्रंथ की रचना की है? 107 का आंसर आपको बताना है, तो यह हो जाएगा किताबुल हिंद। भारत का वह शासक कौन सा था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? 108 का आंसर आपको बताना है, तो यह हो जाएगा मूलराज द्वितीय ने। किसने? मूलराज द्वितीय ने। अगला प्रश्न आपके सामने, मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई? 109 का आंसर आपको बताना है, तो यह हो जाएगा 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। 110 का क्या होगा, तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न आपके सामने, कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था? 111 का आंसर आपको बताना है, तो यह हो जाएगा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो करेक्ट आंसर होगा रजिया सुल्तान। इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? 113 का आंसर बताना हो, तो हो जाएगा इल्तुतमिश। भारत में सिजता एवं पोबस प्रथा की किसने शुरुआत की? तो 114 का आंसर हो जाएगा बलबन। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तूतीय हिंद या हिंद का तोता किसे कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? आपको 117 का आंसर बताना है, तो हो जाएगा दौलताबाद। दौलताबाद। किताबुल रहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? 118 का आंसर आपको बताना है, तो मोरक्को इसका करेक्ट आंसर होगा। दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? 119 का जो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? 120 का जो आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। अगला प्रश्न, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया था? 121 का आंसर आपको बताना है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया था? तो हो जाएगा मोहम्मद बिन
तुगलक ने। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? 122 का आंसर आपको बताना है, तो सिकंदर लोदी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया? 123 का आंसर आपको बताना है, तो फिरोज तुगलक ने। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? 124 का आंसर आपको बताना है, इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 125 का आंसर आपको बताना है, तो हरिहर तथा बुक्का ने। अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार में सुशोभित करते थे? किस शासक के दरबार में सुशोभित करते थे? 126 का आंसर बताना है, तो कृष्णदेव राय, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? 127 का आंसर बताना है, तो हो जाएगा तेलुगु। प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह हो जाएगा कृष्णदेव राय ने। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? 129 का आंसर आपको बताना है, तो अजमेर राजस्थान में। भक्ति एवं सूफी आंदोलन से प्रश्न है, पहला है 130 नंबर, सोहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? 130 का आंसर आपको बताना है, पंजाब, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता था? 131 का आंसर आपको बताना है, तो हो जाएगा मुरीद, ऑप्शन नंबर सी। विशिष्टाद्वैत मत का प्रवर्तक है, बताना आपको विशिष्टाद्वैत मत का प्रवर्तक कौन है? 132 का आंसर, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद मत को परिवर्तन किसने किया था? 133 का आंसर है, शंकराचार्य ने। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का विस्तार का श्रेय किसे जाता है? 134 का आंसर बताना है, रामानंद को। अगला प्रश्न आपके सामने है 135, निम्न में से किस संत का संबंध जुलाहा जाति से था? 135 का आंसर बताना है, तो हो जाएगा कबीर। अगला प्रश्न, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्त संत ने की थी? तो हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास ने। महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के रचयिता कौन थे? 137 का आंसर आपको बताना है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह मेहता ने इसके रचयिता थे। साखी एवं शब्द रचनाएं किस संत की है? साखी शब्द जो है वह कबीर की है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किनके मध्य हुआ? तो यह हुआ बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें बाबर की क्या हुई? जीत हुई। अगला प्रश्न, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? 140 का आंसर बताना है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर। आप एक चीज़ और याद रखना है, बाबर अपने जीवन काल में एक भी युद्ध हारा नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? 141 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हुमायूं। शेर शाह का प्रारंभिक नाम क्या था? शेर शाह का प्रारंभिक नाम 142 का आंसर आपको बताना है, तो हो जाएगा फरीद खां। दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? 143 का आंसर बताना है, तो दिल्ली स्थित पुराना किला यहाँ पर बताया गया, ध्यान से आपको देखना है, हो जाएगा शेर शाह ने करवाया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सासाराम, जो कि बिहार में पड़ता है, इसका करेक्ट आंसर होगा।
पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये 1556 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किनके मध्य लड़ा गया? तो 146 का जो आंसर होगा वह होगा अकबर और राणा प्रताप के मध्य, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अकबरनामा के रचनाकार थे? 147 का आंसर आपको बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया गुलबदन बेगम। अकबरनामा के रचनाकार गुलबदन बेगम थी। अगला प्रश्न, सॉरी दोस्त, गुलबदन बेगम नहीं थी। अकबरनामा के जो रचनाकार थे वो अबुल फजल थे। कौन थे? अबुल फजल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया? तो ये हो जाएगा 1582 ईस्वी में। और दीन ए इलाही सबसे पहले स्वीकार करने वाला हिंदू कौन था? तो आपको याद रखना है बीरबल। कौन? बीरबल। निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? 150 का आंसर बताना है, तो हो जाएगा मेहरुन्निसा। किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो वह हो जाएगा जहांगीर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। निम्न में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? 152 का आंसर सभी लोगों को पता है, शाहजहां। शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया? तो अपने मिसेज मुमताज महल के याद में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? 154 का आंसर बताना है, तो देखते ही पता चल गया होगा औरंगजेब ने। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था, जिंदा पीर भी कहा जाता था। 155 का आंसर, जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया? तो वह था गोकुल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? 156 का आंसर बताना है, तो गुरु ग्रंथ का जो संकलन था साहिब का, वो गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तन किया? आपको बताना इसका आंसर 157 का क्या होगा? तो यह हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोबिंद सिंह ने। सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोबिंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? गुरु गोबिंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु कौन कौन थे? आपको 159 का आंसर बताना है। भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु कौन कौन थे? 159 का आंसर बताना है, तो अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेष अधिकार प्रदान किया था? 160 का आंसर आपको बताना है, तो वह हो जाएगा फर्रुख सियार ने। फर्रुख सियर नाम है इनका, फर्रुख सियर ने। अगला प्रश्न, नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? 161 का आंसर बताना है, क्या होगा? तो वह हो जाएगा डी, जो कि ऑप्शन नंबर दिया है मोहम्मद शाह। शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? 162 का आंसर बताना है, तो वह हो जाएगा रायगढ़ में। किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवाजी। मराठा प्रशासन में चौथ एवं सुरदेशमुखी क्या था? 164 का आंसर बताना है, क्या होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रकार का कारण।
अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? 165 का आंसर आपको बताना है, तो वह हो जाएगा टीपू सुल्तान। हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? 166 का आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा हैदराबाद राज्य का संस्थापक चिनकिलिच खां, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। जयपुर नगर की स्थापना किसने की? 167 का आंसर आपको बताना है, तो यह हो जाएगा सवाई जय सिंह ने। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में किनके मध्य लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था, आपको 168 का आंसर आपको बता देना है। तो ये छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, मराठा और अफगानों के बीच में हुआ। 169 का आंसर बताना है। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? 169 का आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। भारत में आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? आपको बताना 170 का आंसर, तो यह हो जाएगा वास्को डिगामा। कब आया था? 1458 में। ये केरल के कालीकट बंदरगाह के पास। अगला प्रश्न 171, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? 171 का आंसर, तो हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। यहाँ अल्मीड़ा लिख गया है, कहीं कहीं पे अल्मोड़ा दिया गया होता है। अगला प्रश्न है, डचों ने अपनी पहली कारखाना कहाँ स्थापित किया? 172 का आंसर बताना है, तो यह हो जाएगा मसूलीपट्टनम। डचों को भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुई किस लड़ाई से हुआ? 173 का आंसर बताना है, तो यह हो जाएगा बेदरा का युद्ध से। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 174 का आंसर बताना है, तो यह 1600 ईस्वी में हुई। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था? 175 का आंसर बताना है, तो टॉमस रो इसका करेक्ट आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 176 का आंसर आपको बताना है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1717 ईस्वी में। बंगाल ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? 177 का आंसर आपको बताना है, तो हो जाएगा सूरत में। कलकत्ता शहर की नींव किसने डाली थी? 178 का आंसर बताना है, तो जाब चारनाक ने, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न 180 नंबर, यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभ में किसके व्यापार में सबसे अधिक रुचि थी? तो यहाँ पे वह मसाले की खेती करने आए थे, तो सबसे अधिक रुचि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, मसाला। यूरोपीय व्यापारियों को भारत आगमन का सही क्रम कौन सा है? 181 का आंसर आपको बताना है, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद जो है ब्रिटिश आए, और ब्रिटिश के बाद डच आए, और डच के बाद फ्रेंच आए, और फ्रेंच के बाद डेन आए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है, भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो पुर्तगालियों के द्वारा खोज की गई थी। कब? 1498 में। उसका नाम क्या था? वास्को डिगामा। अगला प्रश्न है, पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? तो यह लड़ा गया था सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के मध्य। अगला प्रश्न आपके सामने 185, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित की? इसका आंसर आपको बताना है, तो उन्होंने मुंगेर कर दिया था। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में मीर कासिम का साथ किन शासकों ने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्त जो होगा, शाह आलम ने भी उसका साथ दिया और शुजाउद्दौला ने भी, तो ये और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बंगाल में दैत्य शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की? 187 का आंसर आपको बताना है, तो इसका सबसे बड़ा योगदान वारिंग हेस्टिंग का था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया?
188 का आंसर आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 188 का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 189 का आंसर आपको बताना है। तो गवर्नर जनरल जो था वो वॉरेन हेस्टिंग था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 190 का आंसर आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 190 का आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक, 191 का आंसर आपको बताना है, क्या होगा? तो हो जाएगा हैदराबाद का निजाम। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम था। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई तथा अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई? आपको 192 का आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह वांडीवास का युद्ध, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? 193 का आंसर आपको बताना है, तो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। अगला प्रश्न, राज्यालय या हड़प नीति गोद निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया। हड़प नीति सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? 195 का आंसर आपको बताना है, तो हो जाएगा सतारा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी या किससे पड़ी? आपको बताना है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 196 का आंसर, तो यह हो जाएगा 1835 ईस्वी में मैकाले मैन्यूट से। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? 197 का आंसर आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स नेपियर को, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। भारत में समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे जाता है? 198 का आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा चार्ल्स मेटकाफ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? 199 का आंसर आपको बताना है, तो ये 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम एक्ट के द्वारा इंडिया कंपनी का जो भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार है उसे समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली? 200 का आंसर आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1853 में। कहाँ से कहाँ? मुंबई से ठाणे के बीच। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? 201 का आंसर आपको बताना है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वुड डिस्पैच को। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 202 का आंसर आपको बताना है, तो 1773 ये गलत है, 1793 ये भी गलत है। 1833 ईस्वी चार्टर के अधिनियम के तहत, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। मराठों की अंतिम पराजय के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर कहाँ भेज दिया गया? आपको 203 का आंसर बताना है, तो यह हो जाएगा बिठूर में, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने सी में दिया गया है। दिल्ली दरबार, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम जैसी घटनाओं का संबंध किस वायसराय से है? आपको 204 का आंसर बताना है, तो यह हो जाएगा लॉर्ड लिटन से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय है? 205 का आंसर बताना है, तो हो जाएगा लॉर्ड रिपन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बंगाल में हुए पागलपंथी विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? आपको 206 का आंसर बताना है, तो पागलपंथी विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो करम शाह ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। असम के
अहोम विद्रोह का नायक कौन था? 207 का आंसर आपको बताना है। तो 207 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोमधर कुंवर, जो कि दिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? 208 का आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सन्यासी विद्रोह, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? 209 का आंसर आपको बताना है। तो 209 का जो आंसर होगा सैयद अहमद, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, उल गुलान विद्रोह का संबंध है? 210 का आंसर बताना है, क्या होगा? उल गुलान। तो उल गुलान का जो विद्रोह का संबंध है वह बिरसा मुंडा से है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने सी में दिया गया है। और 211 का आंसर आपको बताना है कि संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी का में जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? 211 का आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा कान्हू और बिरसा मुंडा, सॉरी दोस्त, कान्हू और सिद्धू दोनों ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ये यूं बी दोनों। 211 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर बताना है। 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? 212 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 213 का आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने 214 का आंसर बताना है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो आपको बताना क्या कहा? सैनिकों को विदेश भेजना गलत है, सैनिकों को कान में कुंडल पहनाना तथा माथे पर चंदन लगाने पर रोक बिल्कुल गलत है, सैनिकों को अतिरिक्त भत्ता न दिया जाना ये भी गलत है, सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो 215 का जो आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 216 का आंसर, लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ में जो किया था वो किया था बेगम हजरत महल के द्वारा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? 217 का आंसर आपको बताना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसे भारत का सम्राट घोषित किया? तो थे बहादुर शाह द्वितीय, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नील आंदोलन 1859 और 60 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? आपको 218 का आंसर बताना है। तो यह हो जाएगा दोस्त, नील आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर बी एवं सी दोनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने डी में दिया गया है। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? 219 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा तेभागा आंदोलन। तो तेभागा आंदोलन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंगाल में हुआ था दोस्त। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कूका आंदोलन के संस्थापक कौन थे? 220 का आंसर। तो कूका आंदोलन के संस्थापक बाबा राम सिंह थे। अगला प्रश्न आपके सामने सामाजिक और धार्मिक से रिलेटेड, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है? 221 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? 222 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1829 में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1829 में की गई। अगला प्रश्न आपके सामने, किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता है? यंग बंगाल कहा जाता था, सॉरी दोस्तों 223 का आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों हेनरी विवियन डेराजियो, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? 224 का आंसर आपको बताना है। तो ये
हो जाएगी स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न आपके सामने, वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर चलो स्वामी विवेकानंद ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सॉरी दोस्त, वेदों की ओर चलो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 226 का आंसर आपको बताना है। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में बिल्कुल सही है, और रामकृष्ण की मिशन की स्थापना 92 में गलत है, और प्रार्थना समाज की 1867 में, थियोसोफिकल की संस्थापक जो वो है या स्थापना है 1875 में हुई है। तो इसमें जो गलत है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, और जो रामकृष्ण की मिशन की स्थापना परमहंस ने की थी और कब की थी? 1892 नहीं होना चाहिए, 1897 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपके सामने, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक, तो 227 का जो आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दोस्तों इसमें डी ए एवं बी दोनों होगा, क्योंकि हेलेना पेट्रावना और हेनरी स्टील ऑलकॉट दोनों ने किया था। अगला प्रश्न, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? 228 का आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, पटना में। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? 229 का आंसर बताना है, तो यह हो जाएगा सर सैयद अहमद खां, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता थे, 230 का आंसर आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो यह हो जाएगा ज्योतिबा फूले, जो कि ऑप्शन बी में है। परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? 232 का आंसर, तो ऑप्शन नंबर ये गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है, गुलामगिरी की रचना किसने की? 233 का आंसर आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसने? ज्योतिबा फूले ने। अगला प्रश्न आपके सामने, दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? 234 का आंसर आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ई.बी. रामास्वामी नायकर। अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक थे, 235 का आंसर आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिर्जा गुलाब अहमद। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको आंसर बताना है इसमें से। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, 236 का आंसर आपको बताना है, तो ये बिल्कुल सही है। और इंडिया एसोसिएशन 1876 सही है, और वो इंडिया लीग 1872 ये गलत है। पूना सार्वजनिक सभा 1870, तो इसमें जो सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 236 का सी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 237 का आंसर बताना है, तो यह किया गया 1885 ईस्वी में। अच्छा, आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम देने वाले कौन थे? तो आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, आपको बताना है कौन था प्रथम अध्यक्ष। 238 का आंसर, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे, यहाँ पे ध्यान रखना है मुखर्जी लिखा गया है, गलत है, व्योमेश चंद्र बनर्जी होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? आपको 239 का आंसर बताना है, तो यह हो जाएगा बम्बई में, बम्बई में। राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने आरंभ किया या प्रारंभ किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। निम्न में से लाल पाल एवं बाल से किसका संबंध नहीं है? तो लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों हो जाएगा। 241 का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले का संबंध नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया? तो वह हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।
अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी थी? 243 का आंसर आपको बताना है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 अक्टूबर 1905 से। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध था? 244 का आंसर आपको बताना है। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध था, तो यह था दोस्त बंगाल विभाजन से। मित्र मेला संस्था के संस्थापक थे? तो 245 का आंसर बताना है। तो यह हो जाएगा मित्र मेला संस्था के संस्थापक BD सावरकर। अगला प्रश्न, अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की? अगला प्रश्न आपके सामने है, किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? 247 का आंसर तो हो जाएगा खुदीराम बोस को। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की? 248 का आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? आपको बताना है 249 का आंसर। तो यह हो जाएगा सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो 250 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1906 ईस्वी में। विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे है? आपको 251 का आंसर बताना है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मैडम भीका जी कामा। किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? 252 का आंसर बताना है। तो यह हो जाएगा 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है 252 नंबर का। 253 का आंसर बताना है, दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में भारत के वायसराय कौन थे? 253 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 254 का आंसर बताना है, किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? 254 का आंसर तो यह हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग वायसराय पर। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? 255 का आंसर तो यह हो जाएगा लाला हरदयाल, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है।